अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अकाउंटिंग का टॉपिक जर्नल पढ़ा रहा हूँ और जर्नल के अंदर किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं वो आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो जर्नल के हवाले से कुछ रूल्स आप याद रख लें। अकाउंटिंग की जो क्लासिफिकेशन होती है या उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके हवाले से रूल ये है कि एसेट्स और एक्सपेंस में अगर इजाफा होता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट पर लिखते हैं और अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पर लिखते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल में अगर इजाफा होता है तो क्रेडिट पर लिखते हैं और कमी आती है तो डेबिट पर लिखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ जर्नल की बेसिक्स सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ट्रांजैक्शंस की बेसिक्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपने इन रूल्स को याद रखना है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के। और इसके अलावा कुछ अहम बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप अपने पास नोट कर लें। पहली बात तो ये कि अगर हम एसेट के सेंस में देखते हैं तो हर वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, जो कुछ भी हम खरीदते हैं वो हम डेबिट पर लिखेंगे और जब हम उसे बेचेंगे तो हम क्रेडिट पर लिखेंगे। इसी तरह से जितने एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, वो हम डेबिट पर लिखते हैं। और अगर उन एक्सपेंसेस में कोई कमी आती है या उन एक्सपेंसेस में कुछ हमें एडजस्ट करना होता है तो हम उसको फिर क्रेडिट पर लिखते हैं। इसी तरह से लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल के हवाले से याद रखना है आपने। फॉर एग्जांपल, आप अगर लोन लेते हैं किसी से तो लोन आपने फिर क्रेडिट पर लिखना है क्योंकि लोन आपको वापस करना होगा, इसलिए लोन पेएबल आपका क्रेडिट पर आएगा। इसी तरह से जो भी आपकी रेवेन्यू होती है, आप कमीशन अर्न करते हैं, आप सर्विसेज चार्जेस लेते हैं या फिर आप सेल्स करते हैं, वो क्रेडिट साइड पर आएगी। और अगर उसमें से कुछ आपने रिटर्न करना हो तो वो फिर डेबिट पर हो जाएगा। कैपिटल हमारा इन्वेस्टमेंट है, जब कभी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल क्रेडिट पर आएगा। तो यहीं से हम एंट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं। अगर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करते हैं तो आप एंट्री बनाते हैं कैश, डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे तो कैश हो गया डेबिट और कैपिटल हो गया क्रेडिट। जैसे अभी मैंने आपको रूल बताया कि जब भी इन्वेस्टमेंट होती है, जब भी बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट किया जाता है, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल जनरेट होता है, तो कैपिटल को हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है। और कैश क्योंकि एसेट है, कैश में इजाफा हो गया क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का ताल्लुक जो है वो बिजनेस से है, यानी कि अगर मिस्टर अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं तो हमारा मिस्टर अब्दुल्ला से ताल्लुक नहीं है, हमारा बिजनेस से ताल्लुक है कि बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए आ गए, इसलिए कैश बढ़ गया और कैश आ गया डेबिट पर। अब मिसाल के तौर पर ओनर ने कैश की जगह बिजनेस को फर्नीचर दिया, यानी बिजनेस के लिए फर्नीचर इन्वेस्ट किया है। अगर हम बिजनेस में फर्नीचर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम फर्नीचर डेबिट करेंगे और कैपिटल क्रेडिट करेंगे। मिसाल के तौर पर ये 50,000 का फर्नीचर बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया था तो फर्नीचर हमारा एसेट है, डेबिट पर आ गया। इन्वेस्टमेंट जब भी होगी बिजनेस के अंदर तो कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 एंट्री बताई है कि जब कभी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, जो भी चीज इन्वेस्ट करेंगे वो डेबिट हो जाएगी और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर मैंने कैश और फर्नीचर की एग्जांपल्स दी हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि ओनर ने कैश भी इन्वेस्ट किया और फर्नीचर भी इन्वेस्ट किया, दोनों चीजें बिजनेस को दी हैं। तो अब बिजनेस में 2 चीजें आ रही हैं, बिजनेस को 2 एसेट्स मिल रहे हैं, एक कैश मिल रहा है और दूसरा फर्नीचर। ये दोनों चीजें जो है हमने डेबिट पर रखी हैं क्योंकि ये दोनों एसेट्स हैं और दोनों बिजनेस में आ रही हैं, एसेट्स में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये दोनों डेबिट पर आ गई। कैश की वैल्यू 1 लाख और फर्नीचर की वैल्यू 50,000। तो अब कैपिटल की वैल्यू जो है वो कैश और फर्नीचर को प्लस करके आएगी क्योंकि कैश भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, फर्नीचर भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है। तो 1 लाख अमाउंट है कैश की, 50,000 है फर्नीचर की, तो टोटल कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 1,50,000। अच्छा, ये कुछ बातें मैं आपको दोबारा समझा दूं यहाँ पर, और कुछ चीजें जो अभी बताई नहीं थी वो बता दूं। ये डेट है, डेट हम उस वक्त लिखते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जिस डेट पर जो काम हो रहा होगा यहाँ पर डेट लिख देंगे। पीआर पोस्टल रेफरेंस को कहते हैं, इसमें जो भी आपके ट्रांजैक्शंस के अगर वाउचर नंबर्स गिवन है तो पीआर के अंदर लिख देते हैं, वरना इसका कोई काम नहीं है।
तीसरी बात ये कि आप देखें हमेशा डेबिट को पहले लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में लिखते हैं हमेशा, और थोड़ा सा गैप कर देते हैं, इससे वाज़ेह हो जाता है कि जो पहली वाली वैल्यू है वो डेबिट की है और दूसरी वाली क्रेडिट की है। ठीक है, तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब भी बिजनेस के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जाहिर सी बात है इन फॉर्म ऑफ एसेट्स होती है, तो वो एसेट्स का में क्योंकि इजाफा हो रहा होता है तो एसेट्स डेबिट पर आ जाते हैं और कैपिटल क्रेडिट पर आ जाता है। तो कैश और कैपिटल हो गया जब कैश इन्वेस्ट करेंगे, फर्नीचर और कैपिटल हो गया जब फर्नीचर इन्वेस्ट करेंगे, और अगर कैश और फर्नीचर दोनों ही एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों डेबिट पे आ गए और कैपिटल उनको प्लस करके 1,50,000 हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जब कभी भी हम कुछ एसेट्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री बनेगी। मिसाल के तौर पर हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा है कैश पर, तो हम इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। फॉर एग्जांपल इसकी अमाउंट 30,000 है। तो जब कभी भी कोई एसेट हम खरीदते हैं तो उस एसेट को हम डेबिट पर लिखते हैं, क्योंकि रूल के मुताबिक एसेट्स या एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट पर आते हैं। तो एसेट्स जब भी खरीदते हैं हम डेबिट पर लिखते हैं। तो इक्विपमेंट खरीदा है इक्विपमेंट डेबिट और कैश पर खरीदा था कैश क्रेडिट। अगर ये लिखा हुआ हो कि आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी है, ऑफिस सप्लाईज छोटे मोटे एसेट्स को कहते हैं जैसे स्टेशनरी वगैरह, ऑफिस सप्लाईज खरीदी है और आपने चेक दिया है, अब आपने कैश पर नहीं लिया है, आपने चेक से, आपने बैंक से पेमेंट की है, चेक दिया है, तो अब आप लिखेंगे ऑफिस सप्लाईज डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब आप कैश नहीं लिखोगे, अब आप लिखोगे बैंक क्रेडिट। सपोज कर लेते हैं इसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है, अगर आपने बैंक से पेमेंट की है, चेक दिया है, तो फिर एसेट्स डेबिट होंगे, जो भी चीज खरीदी है आपने वो डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसी तरह से अगर आप उधार पे खरीदते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कोई मशीन खरीदी है 50,000 की और पेमेंट अभी आपने नहीं की है, पेमेंट आपने बाद में करनी है, उधार लगा दिया है, उधार पर लिया है आपने, तो अब आप लिखोगे अकाउंट पेएबल, यानी आपको अदायगी करनी है, अभी आपने अदायगी नहीं की। यहां पर भी देख लें रूल वही लग रहा है, मशीन हमारा एसेट है इसलिए एसेट बढ़ गया, डेबिट पर आ गया क्योंकि हमने खरीदा है तो एसेट्स में इजाफा हुआ। अकाउंट पेएबल हमारी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी भी हमारी बढ़ गई, हमारे ऊपर उधार चढ़ गया 50,000 का, तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब ये तो आपको रूल्स भी याद रखने हैं कि एसेट्स में इजाफा हुआ है डेबिट और लायबिलिटी में इजाफा हुआ है क्रेडिट, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी देख लें कि जो भी चीज आप खरीदेंगे वो चीज आपके पास आएगी इसलिए वो डेबिट, और जब कभी भी आपके ऊपर उधार चढ़ेगा तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी इसलिए वो क्रेडिट। तो मशीन डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अब अगर एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी। मिसाल ले लेते हैं कि आपने अपने स्टाफ को सैलरीज दी है 50,000, तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एक्सपेंस मैंने भी आपको बताया, जब भी आप एक्सपेंस चार्ज करोगे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो वो डेबिट पर होगा, और आपने पेमेंट कर दी, आपका पैसा चला गया आपके पास से, एसेट्स में कमी हो गई, तो कैश क्रेडिट। एक बात हमेशा याद रखें कि जब कभी भी रिसीव कैश है तो कैश डेबिट होना है क्योंकि पैसा आ गया आपके पास, एसेट बढ़ गया। जब कभी भी आपने पेमेंट की है तो पैसा आपके पास से चला गया, कैश क्रेडिट पे चला जाएगा क्योंकि एसेट में कमी आ गई है। ठीक है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बोर्ड में जगह कम है, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसके साथ साथ अपने जर्नल में नोट करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट पे की है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, और ये हमने बाय चेक पे की है, चेक से पेमेंट की है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाता है। मिसाल के तौर पर इसकी अमाउंट थी 20,000, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अच्छा, एक्सपेंसेस के हवाले से एक अहम बात, अगर कोई एक्सपेंस हम एडवांस में पे कर देते हैं तो वो फिर प्रीपेड कहलाता है और वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, अगर कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में पे कर दिया है तो फिर एक्सपेंस नहीं रहता है, वो एसेट कहलाता है, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीने का रेंट एक साथ पे कर दिया है तो जब तक वो 6 महीने नहीं गुजर जाते वो पैसे आपके हैं। मिसाल के तौर पर आपने 6 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद
अब आप वो जगह छोड़ रहे हो तो आपको आपके जो बाकी 3 महीने के पैसे हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे, इसलिए एक तरह से वो आपके एसेट हैं जब तक के टाइम पीरियड गुजर नहीं जाए। तो अगर हम कोई एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर रेंट की अभी हमने बात की थी, रेंट ही ले लेते हैं, या आपने एडवांस में पे किया है, तो फिर आप इसे एक्सपेंस नहीं लिखोगे, आप इसे प्रीपेड लिखोगे। सही है, 6 महीने का रेंट आपने एडवांस में दे दिया 60,000, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट तो आपने कर दी है और पैसा आपके पास से चला गया है, तो इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो क्या होगा। मर्चेंडाइज कहते हैं उन चीजों को जो हम इसलिए खरीदते हैं कि आगे उसको बेचकर उससे मुनाफा कमाएं। जैसे कि अगर एक मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल फोन उनके लिए मर्चेंडाइज है, क्योंकि वो मोबाइल इसलिए खरीद कर अपनी दुकान पर लेकर आते हैं ताकि वो मोबाइल बेचें और उससे मुनाफा कमाएं। तो अगर हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं, परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹30,000 ऑन कैश, तो परचेज मर्चेंडाइज में आप मर्चेंडाइज नहीं लिखते हो बल्कि परचेजेस लिखते हो। जब कभी भी मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो उसके लिए परचेजेस का वर्ड लिखते हैं। मर्चेंडाइज या गुड्स सेम चीज है, तो परचेज मर्चेंडाइज हो या परचेज गुड्स हो, आपने परचेजेस लिखना है उसकी जगह। और कैश पर खरीदा है इसलिए कैश क्रेडिट। यही सेम अगर आपने उधार पर खरीदा है तो आप परचेजेस डेबिट कर दोगे और अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दोगे। और अगर आपने मर्चेंडाइज परचेज की है उधार पर भी और कैश पर भी, यानी कि ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है कि परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹70,000 ऑफ विच ₹30,000 वाज पेड इन कैश, कि 70,000 की आपने परचेजेस की हैं, टोटल परचेजेस आपने की हैं 70,000 की, लेकिन उसमें कैश पेमेंट भी शामिल है और उधार भी शामिल है, कि आपने कुछ पैसे उसी वक्त पे कर दिए और कुछ पैसे आपने उधार लगा दिया। तो कैश हो जाएगा क्रेडिट, कैश की अमाउंट कितनी पे की है आपने उसी टाइम पे 30,000, और बाकी जो है वो उधार पर आपने लिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट चेक कर लेंगे। 70 की टोटल आपने परचेज की थी, 30 आप पे कर चुके हैं, 40 आपने बाद में पे करना है, तो ये आपका उधार हो गया। इसी तरह से जैसे मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो उसे बेचना भी है ताकि हमारा बिजनेस चले, हम रेवेन्यू कमाएं। तो अगर हम मर्चेंडाइज या गुड्स बेचते हैं तो अब वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्रेडिट पर लिखते हैं सेल्स के नाम से, ठीक है। और अगर कैश पर बेचा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है। मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो परचेजेस लिखते हैं, मर्चेंडाइज या गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज होता है। मिसाल के तौर पर हमने 50,000 की सेल्स की थी तो कैश डेबिट 50,000 और सेल्स क्रेडिट 50,000। अगर हमने सेल्स की है लेकिन हमें कैश पैसा नहीं मिला है, हमने उधार पर बेचा है, जैसे हमने उधार पर खरीदा था अब हम उधार पर बेच रहे हैं, तो सेल्स तो हमने की है इसलिए सेल्स क्रेडिट पर रहेगी, लेकिन डेबिट पर अब कैश नहीं आएगा। डेबिट पर हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। जब हम परचेज करते हैं उधार पर तो हम लिखते हैं अकाउंट पेएबल, क्योंकि पैसे हमें देने होते हैं। अब हम सेल्स कर रहे हैं उधार पर तो अब हम अकाउंट रिसीवेबल लिख रहे हैं क्योंकि पैसे हमें लेने हैं, रिसीव करने हैं, इसलिए रिसीवेबल, ये हमारे पैसे हैं। हमने गुड्स बेच दी हैं लेकिन हमने पैसे नहीं लिए हैं, तो जिस शख्स को हमने गुड्स बेचे हैं उसके पास अब हमारे पैसे हैं, जो भी उसने नहीं दिए हैं वो हमें देगा। इस वजह से ये हमारा एसेट है और एसेट बढ़ता है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। मिसाल के तौर पर इसकी अमाउंट मैंने 30,000 ली। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये कंबाइंड फॉर्म में हो कि हमने कैश पर और उधार पर एक साथ बेचा है, तो बिल्कुल ऐसे ही कैश डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट पे आ जाएगा, और इन दोनों की जो टोटल अमाउंट होगी वो क्रेडिट पर सेल्स के नाम से आ जाएगी। अब यहाँ पर जो हमने मिसाल ली थी, कैश 50,000 है, रिसीवेबल 30,000 है, टोटल सेल्स की वैल्यू 80,000 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज, क्योंकि सेल्स परचेज का जिक्र आ गया है तो मैं एक और बात यहाँ पर समझा दूं कि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन होती है कि आपने
कैश पेमेंट कर दी है किसी भी शख्स को या किसी सप्लायर को, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपना पुराना उधार चुका रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर एंट्री बना देते हैं अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए कैश क्रेडिट हो गया, और अकाउंट पेएबल हमारी जिम्मेदारी थी जो अब खत्म हो रही है, तो इसलिए वो डेबिट पर आ गई। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास ये लिखा हुआ होता है कि आपने कैश रिसीव कर लिया है किसी शख्स से या अपने कस्टमर से, तो आप कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हो, क्योंकि पैसा अब आपके पास आ रहा है, रिसीव कर लिया आपने, पैसा बढ़ गया, तो इसलिए एसेट इंक्रीज हो गया, तो कैश डेबिट। और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा एसेट है जो कि अब खत्म हो रहा है, क्योंकि ये पैसे जो हमें हमारे किसी और के पास थे, हमें मिलने थे, अब मिल गए, तो इसलिए अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। एक और एंट्री आज की क्लास में हम देखते हैं कि अगर ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी तरह से ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसे अपने जाती मकसद के लिए भी निकलवा सकते हैं, जिसे पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज कहा जाता है। तो अगर ओनर अपने जाती मकसद के लिए कोई पैसा निकलवाता है, तो हम एंट्री बनाते हैं ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अब इसी तरह से यहाँ अगर पैसा निकलवाया है तो कैश क्रेडिट, अगर बैंक से अमाउंट निकलवाई है तो बैंक क्रेडिट, और अगर कोई ऑफिस सप्लाईज कोई मर्चेंडाइज निकलवाई है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ड्राइंग हम डेबिट कर रहे हैं, ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए जो चीज निकलवाई गई हो, उसको ड्राइंग के नाम से हम रिकॉर्ड करते हैं, और ड्राइंग बेसिकली कैपिटल में कमी को शो करता है। आज की क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज की बेसिक्स सीख ली हैं, इसको सही से आप अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है इसमें, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरी मेहनत भी लाया ना जाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।